नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं सांकेतिक भाषा का हमारा विशेष बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी अंजलि। तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वंदे मातरम के 2 छंद गाने पर अड़ी कांग्रेस को अमित शाह ने घेरा। कहा, कांग्रेस ने विभाजन की नींव रखी, वंदे मातरम के किए 2 टुकड़े, तुष्टीकरण को दिया बढ़ावा। झारखंड में जेपीएससी की 11वीं से 13वीं परीक्षा रद्द करने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। छात्र आंदोलन के दबाव के बाद सोरेन सरकार ने रद्द की थी परीक्षाएं। भारत और जापान ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए रक्षा सहयोग को और मजबूत करने का किया फैसला। समुद्री सुरक्षा, नौसेना सहयोग, रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी, सैन्य अभ्यास तथा रक्षा उद्योग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 किया जारी। कहा, मास्टर प्लान विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप, इसका उद्देश्य दिल्ली को विश्व स्तरीय शहर बनाना। केरल के चर्चित सेमारल एक्सोलॉजिक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की बेटी वीना टी की मुश्किलें बढ़ी। ईडी ने किया हवाला के जरिए लेन देन के सबूत मिलने का दावा। और आइए अब खबरें देख लेते हैं विस्तार से। वंदे मातरम को लेकर सियासी जंग छिड़ती दिख रही है। कांग्रेस के सीडब्ल्यूसी में लिए गए फैसले की अब चौतरफा निंदा हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के फैसले को देश विरोधी फैसला करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की है। अमित शाह ने कहा कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े करके देश के विभाजन की नींव डाली, जिसके बाद पाकिस्तान का जन्म हुआ। अमित शाह ने कांग्रेस पर लाखों शहीदों का अपमान करने का आरोप लगाया। आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के 2 ही छंद गाने का फैसला किया है। मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ। अमित शाह ने वंदे मातरम पर कांग्रेस के निर्णय के खिलाफ देश की जनता से एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि उस वक्त देश ने गलती की थी, जिसके गंभीर परिणाम थे। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है। मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के 2 टुकड़े होने देने की और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने वंदे मातरम के केवल 2 छंद गाने के कांग्रेस के फैसले पर तीखा हमला बोला है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जेपी नड्डा ने 1937 के प्रस्ताव का हवाला देते हुए कहा कि उस समय तुष्टीकरण की राजनीति के तहत वंदे मातरम को 2 हिस्सों में बांटने का कांग्रेस के फैसले ने 2 राष्ट्र सिद्धांत को बल दिया और अंततः देश का विभाजन हुआ। नड्डा ने कहा कि वंदे मातरम के 150वें वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, और इस बीच आपको बता दें एक बड़ी खबर यहां पर आ रही है। जंतर मंतर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कदम यहां पर उठाया है। दरअसल जंतर मंतर हिंसा को लेकर यहां एक कमेटी का निर्माण किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया है। हाई पावर कमेटी गठित की गई है और 5 सदस्यीय कमेटी जो कि प्रदर्शन के हर पहलू की जांच करेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस कमेटी में रिटायर्ड जस्टिस आर सुभाष रेड्डी कमेटी के अध्यक्ष होंगे और साथ ही साथ पूर्व सीबीआई निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला समिति में शामिल हैं। हमारे संवाददाता विकास सारथी फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या ताज़ा जानकारी मिल पा रही है? किस तरीके से एक बड़ा कदम यहाँ पर उठाया है सुप्रीम कोर्ट ने? बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस बात के संकेत दिए थे कि एक हाई पावर कमेटी का गठन किया जाएगा और आज उसी कमेटी के बारे में कोर्ट का जो आदेश है, विस्तृत आदेश, वो आ गया है। और इसमें कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस आर सुभाष रेड्डी, उनकी अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी बनाई है। इसमें दूसरे जो सदस्य हैं वो हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज रविशंकर झा हैं। इसके अलावा जस्टिस शैलेंद्र कौर भी इसकी सदस्य होंगे और साथ ही सीबीआई के एक रिटायर्ड अधिकारी को भी इस हाई पावर कमेटी में शामिल किया गया है। जो भी इस कमेटी का जो रेफरेंस है, टर्म ऑफ रेफरेंस है, उसमें कहा गया है कि जो हिंसा हुई उसको लेकर के ये जांच करें। जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि वहां पर हिंसा में कौन लोग शामिल थे। दूसरे आरोप ये लगाए जा रहे हैं प्रदर्शनकारियों की तरफ से कि पुलिस ने जरूरत से ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल किया भीड़ को तितर-बितर करने के लिए। तो इन सारे प्रत्यारोपों की सच्चाई क्या है, ये हाई पावर कमेटी की जांच के बाद सामने आ पाएगा। और इसके अलावा कोर्ट ने ये भी इस कमेटी से आग्रह किया है कि जितना जल्द से जल्द वो अपनी पहली इंटरिम रिपोर्ट दे सकें उतना बेहतर होगा, ताकि कोर्ट आने वाले समय में किस दिशा में कोई सुनवाई करनी है, उसकी डायरेक्शन क्या हो, उसको लेकर के कोर्ट को एक संकेत मिल सके। बिल्कुल विकास सर, हमने देखा था अलग अलग पक्षों जिसने इस पूरे मामले को लेकर याचिकाएं भी दायर की थी। क्या माना जाए, जो उम्मीद की जा रही थी कि एक पारदर्शी तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए, उसको हम कह सकते हैं अब जो उम्मीद है वो और बेहतर होती नजर आएगी? कहीं ना कहीं पारदर्शिता जो है नजर आएगी कि वाकई क्या जो प्रदर्शन था, क्या कुछ उसमें हुआ था? बिल्कुल, देखिए, जो भी इस मामले में क्या तथ्य थे वो कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो बात साफ हो जाएगी। लेकिन कम से कम अब इस बात को लेकर के विराम लगना चाहिए कि जांच को लेकर के जो सवाल उठाए जा रहे थे कि एक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती, इसीलिए इस पर कोर्ट एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाए, उसको स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी को अपॉइंट किया है। और इस कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी उससे कम से कम सभी पक्षों को ये इस बात के लिए सहमत होना चाहिए कि इस कमेटी की रिपोर्ट को लेकर के किसी के मन में कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जहां तक पुलिस का पक्ष है, पिछली बार दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया था कि हमने मैक्सिमम रिस्ट्रेन के साथ मिनिमम एक्शन वहां पर किया था। हमारे ऊपर जिस तरह से हमला हुआ, घायल पुलिसकर्मियों की संख्या प्रदर्शनकारियों की संख्या में कहीं ज्यादा थी, ये पुलिस की तरफ से कहा गया था। और ये भी पुलिस की तरफ से कहा गया था कि जो कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं सोशल मीडिया में कि लाठियों में कील लगा करके हमला किया गया था, ऐसे ही एक घटना थी जहां पर एक फोटो डंडे में कील पाई गई थी, उसको लेकर के दिल्ली पुलिस की सफाई थी कि ये एकमात्र फोटो है और ये जहां तक संभावना है फ्लैग लेकर के जो लोग चल रहे थे उसका ये डंडा है जिसमें कील लगी हुई थी। लेकिन व्यापक तौर पर ये आरोप लगा दिए गए कि दिल्ली पुलिस ने कील लगा करके इस तरह से हमला किया। इन सारी बातों को पुलिस ने एक सिरे से खारिज किया था और ये भी कहा था कि भारी पुलिस के ऊपर पथराव हुआ था, पुलिस कर्मियों के ऊपर हमला हुआ था, उसके बाद पुलिस ने अधिकतम संयम बरतते हुए कार्रवाई की थी। तो दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें कोर्ट में जो रख रहे थे उसके बीच कोर्ट ने कहा था कि हम रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में कमेटी बना देंगे ताकि उसकी जांच को लेकर के किसी के मन में कोई संदेह ना रहे। बिल्कुल विकास, और ऐसे में क्या कुछ अभी तक जो समय सीमा है वो तय की गई है या अलग अलग चरणों में जो कमेटी है अपनी रिपोर्ट सौंपेगी?
बिल्कुल, देखिए कोर्ट ने यहाँ पर इसीलिए आग्रह किया है हाई पावर कमेटी से कि ये सबसे पहले कोर्ट ने कहा है कि हम चाहते हैं कि जो भी इंटरिम रिपोर्ट होगी उसको जल्द से जल्द यहाँ पर कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाए। हालांकि कोर्ट ने इंटरिम रिपोर्ट रखने के लिए कोई ऐसी कोई स्पष्ट टाइमलाइन नहीं दी है कि आपको इतने दिनों के भीतर ही सारी सुनवाई करनी दी है, लेकिन अगली सुनवाई 10 सितंबर को होनी है। तो कोर्ट ये उम्मीद करता है कि हाई पावर कमेटी अगली सुनवाई से पहले पहले एक इंटरिम रिपोर्ट कोर्ट पे रख देगी ताकि आगे आने वाली सुनवाई में सुविधा हो। जी बिल्कुल। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो जंतर मंतर प्रदर्शन को लेकर एक हाई लेवल कमेटी का गठन यहाँ पर किया गया है। 5 सदस्य इसमें होंगे और खासतौर से जो पूरी स्थिति है, जो सच्चाई है, वो सबके सामने आ सकेगी पारदर्शिता के साथ, और उस वजह से कुछ स्तरीय कमेटी यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गठित की है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने वंदे मातरम के पूरे गीत को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस पर वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस का एक बार फिर वही चेहरा सामने आया है और उनके लिए देश से ज़्यादा वोट महत्वपूर्ण है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के अपमान की शुरुआत कांग्रेस के पुराने दौर से हुई थी। भाजपा सांसद ने कांग्रेस से सवाल किया कि उनके नेताओं के पास वंदे मातरम के पूरे संस्करण को गाने के लिए 3 मिनट 10 सेकंड का समय क्यों नहीं है। और राष्ट्रगीत वंदे मातरम के केवल 2 पद गाने के प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता आज भी एक वर्ग को खुश करने की राजनीति से बाहर नहीं निकल पाई है। ललन सिंह ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि स्वतंत्रता संग्राम की भावना और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक रहा है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित इस गीत ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोगों में राष्ट्रीय चेतना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस ऐतिहासिक महत्व को समझना नहीं चाहती और केवल राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखकर वंदे मातरम को सीमित करने की कोशिश कर रही है। कार्य समिति ने जो प्रस्ताव पारित किया है वो अपने आप यह बताता है कि कांग्रेस पार्टी को राष्ट्र प्रेम से कोई मतलब नहीं, देशभक्ति से कोई मतलब नहीं। उनको समाज के एक खास वर्ग के लोगों को खुश करना है और इसलिए इस तरह का फैसला करते हैं। उनके लिए राष्ट्र प्रेम का कोई अर्थ नहीं है। बंकिम दा का जो वंदे मातरम है वो पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे लोकप्रिय गीत था। झारखंड हाईकोर्ट से राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने जेपीएससी की 11वीं से 13वीं परीक्षाएं रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी है। झारखंड सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर नियुक्त कर्मियों को हटाए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली 3 अलग अलग याचिकाओं की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने जेपीएससी के 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा एवं फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति रद्द करने के सरकार के आदेश पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार एवं जेपीएससी से जवाब मांगा है। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अधिवक्ता अमृतांश वत्स और अधिवक्ता पीएस पति ने पक्ष रखा। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से नियुक्ति रद्द करने के आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया। कोर्ट की तरफ से चयनित अभ्यर्थियों को वापस काम पर लेने को कहा गया है। कोर्ट ने कहा कि नैसर्गिक न्याय के तहत इन्हें नहीं हटाया जा सकता। कानून की उचित प्रक्रिया बिना अपनाए इन्हें हटाया गया है, जो संवैधानिक रूप से गलत है। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार से 15 सितंबर तक जवाब मांगा है। मामले में अब अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चेन्नई के निकट कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की यहाँ पर 31वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दक्षिणी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन,
तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी क्रामा और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पुदुचेरी के उपराज्यपाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल, लक्षद्वीप के प्रशासक और विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में दक्षिणी राज्यों से जुड़े कई अहम मामलों पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान कावेरी नदी जल बंटवारे और मेकेदातु परियोजना का मुद्दा भी उठा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के बीच इस मुद्दे पर बातचीत हुई। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। बैठक के दौरान भारत जापान के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिंजिरो कोइजुमी और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत किया। उन्होंने जापान के कुमामोटो क्षेत्र में आए भीषण भूकंप के बाद भारत की ओर से संवेदना और एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने इस मुश्किल समय में हर जरूरी सहायता, राहत और सहयोग देने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत जापान संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आपसी सम्मान और लंबे समय से चले आ रहे सभ्यतागत संबंधों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे करेंगे। वहीं जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कुमामोटो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के एक जहाज पर चिकित्सा आपात स्थिति के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा दी गई सहायता की भी सराहना की। क्षेत्र में आए विनाशकारी भूकंप के बाद हुए नुकसान के प्रति भारत सरकार और भारत की जनता की तरफ से गहरी संवेदना और जापान के साथ एकजुटता की अभिव्यक्ति करता हूं। एक्सेलेंसी, हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है। एक्सेलेंसी, एशिया के दो बड़े लोकतांत्रिक देशों के रूप में पीस, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी को सुनिश्चित करने की इंडिया और जापान की एक अहम जिम्मेदारी है। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए। भारत और जापान ने अपने रक्षा संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक में समुद्री सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के क्षेत्र में जानकारी साझा करना, खोज और बचाव, मानवीय सहायता और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है। दोनों पक्ष समुद्री सुरक्षा में मजबूत सहयोग को तेजी से आगे बढ़ाने पर सहमत हुए ताकि रणनीतिक और ऑपरेशनल ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। उन्होंने इस बात पर भी सहमति जताई कि दोनों पक्षों को माइन काउंटरमेजर की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। साथ ही जापान की तकनीकी विशेषज्ञता और भारत की उत्पादन क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए अपनी अपनी नीतियों के अनुसार नौसेना के लिए जहाज बनाने और उनके डिज़ाइन में संयुक्त विकास की संभावनाओं पर भी विचार करना चाहिए। दोनों मंत्रियों ने अपनी अपनी स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस के बीच आपसी आदान प्रदान को बढ़ावा देने और भारत के इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स के बनने के बाद उनके साथ सहयोग करने पर सहमति जताई। साथ ही दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने एक दूसरे को स्मृति चिन्ह और उपहार भेंट किए जो दोनों देशों के बीच मजबूत मित्रता और गहरे संबंधों को दर्शाते हैं। बैठक से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी का औपचारिक स्वागत किया। रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। साथ ही जापान के रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की।
और फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रेलवे नेटवर्क के विस्तार और यात्री सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया में वीडियो जारी करते हुए बताया कि ईस्ट कोस्ट रेलवे नेटवर्क में 410 किलोमीटर के मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट से क्षमता बढ़ाई जाएगी। 4 राज्यों में इन परियोजनाओं से माल ढुलाई को गति देने, ट्रेनों की आवाजाही सुगम बनाने और यात्री कनेक्टिविटी बेहतर करने में मदद मिलेगी। इन 4 परियोजनाओं पर करीब 9,450 करोड़ रुपए खर्च होंगे। परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के 8 जिलों को कवर करेंगी। इनके तहत करीब 6,448 गांवों की कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है। और उधमपुर के लोगों के लिए एक अच्छी खबर। जम्मू और श्रीनगर के बीच चलने वाली तीसरी और नई वंदे भारत एक्सप्रेस का स्टॉपेज अब उधमपुर रेलवे स्टेशन पर भी होगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों की मांग और उनके विशेष अनुरोध पर रेल मंत्रालय ने उधमपुर को नई वंदे भारत एक्सप्रेस का स्टॉपेज बनाने पर सहमति दे दी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस फैसले को क्षेत्र के लोगों की उम्मीदों और ज़रूरतों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता का उदाहरण बताया। साथ ही उन्होंने इस सकारात्मक और त्वरित फैसले के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी आभार जताया। नई दिल्ली में तीसरे CII मैन्युफैक्चरिंग कॉन्क्लेव में नीति आयोग के कार्यक्रम निदेशक राजीव सिंह ठाकुर ने उद्योग जगत से PM गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का अधिक प्रभावी इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे बेहतर औद्योगिक लोकेशन, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और मजबूत सप्लाई चेन की योजना बनाने में मदद मिलेगी। PM गतिशक्ति में रेलवे, सड़क, बंदरगाह और हवाई अड्डों समेत करीब 1,600 GIS आधारित मापदंड हैं। कॉन्क्लेव में चैंपियंस एंड चैलेंजर्स रिपोर्ट भी जारी की गई, जिसमें बेयरिंग, वेयरेबल्स, टायर, टाइटेनियम और फुटवियर जैसे 5 रणनीतिक क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता का आकलन किया गया है। Reforms committee, which have been set up by the government and just completed 1 year in August, have made several recommendations which already have been implemented in terms of delicenses. What we are looking at is how to delicense or remove the license first place wherever possible. In several cases we have been successful. If not, renewal can be enhanced. Instead of 1 year, it could be 5 year, 10 year, 15 year or 20 years. So that type of approach in most of the sectors of manufacturing we are trying to adopt. Several cases we have been successful also, and gradually the dissemination obviously was not there at that scale. CII is an integral part of this entire reform process. तो फिलहाल के लिए सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।